नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जिला अल्मोड़ा के विकास भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समान नागरिक संहिता के संबंध में चर्चा की गई। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों, महिलाओं और स्थानीय लोगों से चर्चा की गई। बैठक की जानकारी देते हुए पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि समिति राज्य के सभी समुदाय, जनप्रतिनिधियों के लोगों के साथ चर्चा कर रही है। समिति इस पर गंभीरता से अध्ययन कर उत्तराखंड शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि अभी तक 2.25 लाख सुझाव और विचार प्राप्त हो चुके हैं, साथ ही जिस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कोई हिंदू माइनर देखिए, ये विषय ऐसा है, व्यक्तिगत नागरिकों को नियंत्रित करने वाले कानून हर व्यक्ति को, हर परिवार को कहीं न कहीं स्पर्श करता है। इसलिए समिति ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के हर कोने में जाकर लोगों के विचार आमंत्रित किए जाएं। इसी कड़ी में समिति के सदस्य अल्मोड़ा में आए हुए हैं। आप लोगों को ये भी बता दें कि लिखित रूप में सभी लोगों के सुझाव मांगे गए थे। हजारों की संख्या में, बल्कि मैं 2.25 लाख से अधिक कागज तो हम लोग गिनती कर चुके हैं। अगर कोई हिंदू माइनर परिवर्तन लाया गया 1950 और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मसूरी, जहां पर चिंतन शिविर सशक्त शिविर का समापन सत्र, और समापन सत्र में सीएम संबोधन कर रहे हैं। और सीएम धामी का संबोधन क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। चिंतन शिविर के समापन सत्र में और बड़ा सौभाग्य है हम सब लोगों का कि इस शिविर में हमको नीति आयोग के उपाध्यक्ष आदरणीय सुमन बेरी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले तो पूरे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों की तरफ से आपका उत्तराखंड देवभूमि पधारने पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि निश्चित रूप से आपके आने से हम सभी के अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ है। और जो हम योजनाएं बनाएंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी का लगातार हमको आशीर्वाद और सानिध्य और उनका सभी योजनाओं में हमको समर्थन प्राप्त है। यहां के विकास के लिए लगातार वो स्वयं समीक्षा करते हैं, लगातार चिंतित रहते हैं। ऐसे अनेकों योजनाएं जो उत्तराखंड के अंदर आज उनके निर्देशन और नेतृत्व में लगातार संचालित हो रही है। चाहे वो आज हम 4 धाम ऑल वेदर परियोजना की बात करें, भारतमाला श्रृंखला की बात करें, पर्वतमाला योजना की बात करें, हमारे यहाँ पर हवाई सेवाओं में जो तेजी से हमारे जो हवाई अड्डे हैं उनका विस्तार की बात हो, या एम्स, दूसरा एम्स, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, या केदारनाथ बद्रीनाथ पुनर्निर्माण और मास्टर प्लान। और साथ ही साथ अभी अभी प्रधानमंत्री जी की रिसेंट विजिट में उन्होंने हमको जहां गौरीकुंड से केदारनाथ तक का रोपवे का शिलान्यास उसका करके उत्तराखंड और देश के लिए, देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा काम यहां पर हुआ है। और साथ ही साथ हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे, गोविंद घाट से हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे, जो अपने आप में 16 किलोमीटर की यात्रा बुजुर्गों के लिए, अस्वस्थ लोगों के लिए बहुत कठिन होती थी, वह यात्रा भी आने वाले समय में बहुत सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और ऐसे अनेकों कार्य अगर मैं गिनाऊं तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। आज ये चूंकि आप आए हैं इसलिए मैंने आपके सामने रखा कि ये भारत सरकार के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी के
नेतृत्व में निर्देशन में काम चल रहे हैं और मेरी अपेक्षा है उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते कुछ बिंदु हम लोगों ने आपके सामने रखे हैं। और पिछली बैठक में जब मैं नीति आयोग की बैठक में सम्मिलित हुआ था तो तब भी मैंने कुछ बिंदु रखे थे और आज भी हम लोगों ने आपसे अनुरोध किया है। मुझे पूरी उम्मीद है और जिस प्रकार से आपका भी इस देवभूमि से लगाव है और इससे पहले राजीव जी आपसे पहले थे तो वह भी लगातार हमारे सब कार्यक्रमों में आते थे और जहां भी कोई बात भारत सरकार के स्तर पर आगे बढ़ानी होती थी तो उसको बढ़ाते थे। चूंकि उनके बाद आपने नीति आयोग को आगे बढ़ाना है, आपके नेतृत्व में नीति आयोग पूरे देश का काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी जो भी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर आप निश्चित रूप से हमको अपना आशीर्वाद सहयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि हमने ये थीम दी है संकल्प नए उत्तराखंड का। ये संकल्प नए उत्तराखंड का हमारा तभी पूरा होगा जब भारत सरकार का संपूर्ण समर्थन हमें प्राप्त होगा हर क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां, यहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ की परेशानियां अलग प्रकार की हैं और कमोबेश हिमालयन राज्यों की स्थिति सभी की एक जैसी है। हमारे सभी माननीय मंत्रीगणों का भी मैं यहाँ पर बहुत इनका भी सबका धन्यवाद करता हूँ कि लगातार इस थीम को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। हमारे मुख्य सचिव साहब, एसीएस साहब, सभी अधिकारीगण, इन्होंने पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर एक बृहद चिंतन किया है और मुझे खुशी है कि कल, क्योंकि मुझे रहना नहीं था यहाँ और इन्होंने शेड्यूल ये बनाया था कि एक दिन उद्घाटन होना है, उद्घाटन के बाद फिर अंतिम दिन सबको रहना है, तो मैं अचानक आ गया। मैंने संधू साहब से परमिशन ली कि मैंने कहा संधू साहब मैं आ सकता हूं क्या इसमें, तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल आइए साहब, ये आएगा तो बड़ा अच्छा होगा। रात से मैंने भी सभी के साथ बैठकर सभी के एक से एक अच्छे विचार, यहाँ पर इतना बढ़िया डिस्कशन हो रहा था कि मुझे भी पहली बार ऐसा लगा कि हमारे सभी अधिकारी, पहले दिन तो मैं थोड़ा सा असहज था, मैंने कुछ अपनी अपेक्षाएं सारे अधिकारियों के सामने रखी कि इस प्रकार से काम होना चाहिए, लेकिन मुझे अब लगता है कि 3 दिन की जो चर्चा हुई है उसके बाद बहुत ही सकारात्मक इसमें से ऊर्जा का जो है संचार हुआ है और जो हम लोग सोच रहे थे उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और एक से एक साथ मुझे कहते हुए धन सिंह जी ने भी कहा, हमारे सुबोध भाई ने भी कहा कि हमारे वास्तव में सारे अधिकारी बड़े अच्छे हैं। हालांकि मैं पहले दिन इनसे कह गया था कि वो क्या कहा था मैंने, मछली और कांटे में तो नहीं अटक गए कहीं, तो लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत सकारात्मक यहाँ पर चिंतन किया है। बहुत सारे सुझाव आए हैं, जैसे मैंने नोट भी किए हैं, लगभग ये 16 ऐसे सुझाव आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अगर वैसे सुझावों की बात करें तो मैं समझता हूं संधू साहब कितने सैकड़ों में होंगे, 500-700 के करीब होंगे। हम लोगों ने तय किया है, संधू साहब ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने, कि कैबिनेट की बैठक करेंगे इसके बाद, और कैबिनेट की बैठक में सारे सुझावों पर एक साथ चर्चा करके उसमें से फिर जो भी सुझाव हम लेकर उसको आगे क्रियान्वित कर सकते हैं उन सभी को क्रियान्वित करेंगे। जहां तक प्रश्न है, ये हमारा जो चला है शिविर, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात, अपने मन की बात को साझा किया है यहाँ पर, और मैंने भी आप सब लोगों के सामने अपने मन की बातें साझा की हैं। तो अभी हम लोगों को ध्यान देना है, मैंने और महाराज जी ने एक दिन पंचायती राज विभाग की बैठक ली थी, और पंचायती राज विभाग की बैठक में हमने, जहां सरलीकरण की बात लगातार हम लोग कर रहे हैं, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये हमारा केवल घोष वाक्य नहीं है, मंत्र नहीं है, इसको हम सबको व्यवहारिकता में लाना होगा। और हमारी जो ग्राम सभाएं हैं वो मजबूत कैसे हों, आदर्श ग्राम सभाएं कैसे बने, क्योंकि चाहे प्रदेश का विकास हो या देश का विकास हो, ये तभी आगे बढ़ेगा जब हमारी सब ग्राम सभाएं मजबूत हो, जो सबसे निचली इकाई है। और ये बहुत अंत हैं, भागवत है, सब कहते हैं
कि मनुष्य का जीवन एक बार पूरा हो गया तो पता नहीं 84 लाख योनियों के बाद फिर मिलेगा। जब हमको इतना महत्वपूर्ण काम भगवान ने इतना विशिष्ट बनाकर यहां भेजा है, तो हमको कोई ना कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए यहां भेजा है। क्योंकि इस दुनिया में, इस धरा में मनुष्य जैसा दूसरा कोई प्राणी नहीं है जिसके पास जहां विचार करने के लिए दिमाग है, बुद्धि है, देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान है, हृदय में हर मनुष्य के लिए, हर प्राणी के लिए करुणा रहे, उसके लिए हृदय है, चलने के लिए पैर हैं, हाथ हैं, काम करने के लिए। तो जब हमको भगवान ने इतना विशिष्ट बनाया है, तो हमको भी विशिष्टता के साथ ही अपने इस जीवन को सफल और सार्थक कैसे होगा, इस चिंतन शिविर से यहां लेकर जरूर जाने की जरूरत है। और जो हम योजनाएं बनाएं, जिन योजनाओं को भी हम भी सोचें कि इन योजनाओं को हमने शासनादेश के रूप में क्रियान्वित करना है, आगे नई योजना के रूप में लाना है, तो वह नई योजना क्या समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए कितनी उपयुक्त होगी। क्या हमको खुशी नहीं होगी कि हम ऐसे लोगों के जीवन में कोई रोशनी देने का काम करें, उम्मीद देने का काम करें, उनके जीवन को बदलने का काम करें, उनको रोजगार देने का काम करें, उनके पास तक सुविधाएं पहुंचाने का काम करें। अगर हम ये कर पाए तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम होगा। बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमने यहां डिस्कशन किया है। और मैं सच बताऊं तो मैं जिस दिन पहले दिन आया था संधू साहब, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, और हालांकि मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूं। आपने देखा होगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपने मुझे मुस्कुराते हुए देखा होगा। ये कोई मेरी बाहर की मुस्कुराहट नहीं है, ये हमेशा से मैं प्रसन्न रहता हूं। लेकिन मैं जिस दिन पहले दिन यहां आया उद्घाटन के दिन चंद्रराम दास जी, तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतना सकारात्मक ये माहौल बनेगा। और आप लोगों को मैं देख रहा था उस दिन, क्योंकि पहले दिन सब लोग दूर दूर से आए थे, लेकिन आज मैं जब सुबह मिला नीलम जी, तो मुझे वास्तव में लगा कि बहुत ही परिवर्तन हो गया और बहुत हम सकारात्मक दिशा में चले गए। मैं बधाई देना चाहता हूं सभी को, आप लोगों को, कि आप लोगों ने बहुत शानदार ये आयोजन किया है और इसमें से निश्चित रूप से अमृत निकलेगा। और यह अमृत हमें जो हमारी थीम है 2025 की सशक्त उत्तराखंड की थीम, उस थीम को अवश्य पूरा करेगा। उसके लिए देखिए, कुछ हमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उनके कुछ चुनिंदा विषय हैं। मैं चाहूंगा कि वो सारे ही विषय हमारे सभी जिलाधिकारियों तक पहुंच जाएं, उन पर ठीक प्रकार से काम हो जाए, सभी विभागाध्यक्षों के पास, सभी सचिव महोदय के पास वो सारी चीजें पहुंच जाएं, जिससे कि उन पर ठीक प्रकार से काम हो पाए। और मैं यह भी चाहूंगा कि आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि हमारे जो आला अधिकारीगण, मैं समेत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा भर्ती घोटाले के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने एसआईटी गठन कर विधानसभा से 228 पद निरस्त कर दिए थे, जिसके बाद नौकरी से निकाले गए लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट जाने का फैसला किया। जब हाईकोर्ट के संज्ञान में ये मामला आया तो न्यायालय ने इस सभी 228 पदों पर एक बार फिर से नियुक्ति देने का फैसला सुनाया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने सिंगल बेंच से हटकर इस मामले को डबल बेंच कोर्ट में ले जाने का फैसला किया, जहां अब विधानसभा अध्यक्ष के पहले फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने भी साफ तौर पर कहा है कि गलत तरीके से नियुक्तियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि वह लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला भी करते हैं तो भी सरकार यह फैसला अटल रहने वाला है। डिटर्मिनेशन हमने किया था, उस पर जो स्टे लगा था, आज डबल बेंच पे हम लोग गए थे और डबल बेंच ने उस स्टे को वेकेट किया है। मैं मानती हूं ये न्याय की जीत है। मेरा निर्णय विधानसभा के हित में था, वह सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए था। जैसे कि आपको याद है, मैंने कहा था कि मुझे कितने भी कठोर निर्णय युवाओं के हित में लेने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी।
उसी क्रम में हम माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में गए व आशा के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला लिया और सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया है। उत्तराखंड सेवा दल की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान हेमा पुरोहित ने बताया कि प्रदेश में जितने भी ज्वलंत मसले हैं उनको लेकर सेवा दल सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध करेगा। साथ ही कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामला, विधानसभा बैकडोर भर्ती समेत तमाम मसलों को लेकर सेवा दल मुखर रहेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके सामने कोई भी चुनौती नहीं है, लेकिन संगठन के लोगों को एकजुट रखना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। आप जानते हैं कि अभी तो प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की कमेटी भाग है। मेरा ये प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहले जिलाध्यक्षों का वो करें, चयन करें, उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी बूथ स्तर तक हम अपने 5 सदस्य कांग्रेस सेवा दल के मेन कांग्रेस के अलावा वो हम गठित कर दें, ताकि आने वाले टाइम पे चुनाव के लिए। उधर प्रदेश में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई से प्रॉपर्टी डीलरों और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि आयकर विभाग ने देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली और सहारनपुर के प्रॉपर्टी डीलर के 3 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की और देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर, राज लुम्बा मेहता समेत अनेक प्रॉपर्टी डीलरों के ऑफिस और घरों में आयकर विभाग ने छापेमारी की। साथ ही आयकर विभाग की छापेमारी में आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मपवाल और डिप्टी डायरेक्टर रितेश भट्ट मौजूद रहे। देहरादून के कई बड़े होटल, बड़े निवेशक और बड़े उधर करगी ग्रांट की मुस्लिम बस्ती में जोरदार प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन और भूमाफियाओं के खिलाफ गांधी पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि भूमाफिया क्षेत्र की कब्रिस्तान वाली जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को अनदेखा कर रहा है और जो लोग इसके खिलाफ अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं उन पर ही प्रशासन अपना डंडा चला रहा है। जो कब्रिस्तान की भूमि है उसको जबरन भूमाफिया कब्जाना चाह रहे हैं, वहां से रास्ते के नाम पर इसको कब्जा करना चाह रहे हैं। इसको लेकर के जब कॉलोनी के लोगों ने, ग्रामवासियों ने, स्थानीय लोगों ने यहाँ पे विरोध किया तो बाकायदा जिन लोगों की वो कॉलोनी है, जो लोग वहाँ पे कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं, भूमाफिया, पुलिस प्रशासन के लोग उसमें शामिल हैं, ISPCS लोग उसमें शामिल हैं। सचिवालय के नाम पे एक कॉलोनी बन रही है और तमाम लोगों को वहाँ पे प्लॉट दिए गए। सर, हमें प्रशासन ने, परसों हम लोग गए थे CO के साहब के पास, तो वहाँ ये कहा गया था कि आप दो ही क्यों, मैं और इस्लाम साहब हम दोनों गए थे, तो उन्होंने हमें जांच के लिए पेपर देखने के लिए बुलाया गया था। तो उन्होंने ये कहा कि आप दो को ही क्यों दिक्कत है, तो इसलिए हमें सारी जनता को सड़कों पे उतरना पड़ा और हमें ये मैसेज देना पड़ा कि हम लोग अपनी जनता, मतलब जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कब्रिस्तान को लेकर के, उसमें मैं अकेली नहीं हूँ या इस्लाम अकेला नहीं है, उसमें पूरी जनता, पूरी कारगी वासी, सारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, सभी मुस्लिम समुदाय आगे आ चुका है। उधर लापता केदार भंडारी मामले में केदार भंडारी के माता पिता गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे और साथ ही आपको बता दें कि उत्तरकाशी का रहने वाला केदार भंडारी लंबे समय से लापता है। हालांकि पुलिस ने पुलिस कस्टडी से भागकर नदी में कूद जाने की बात कही है। केदार भंडारी के अभी तक न मिलने से परिजनों में पुलिस के खिलाफ काफी आक्रोश है। केदार भंडारी के माता पिता के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहुंचे और उन्होंने केदार के माता पिता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तराखंड के DGP को हटाए जाने की मांग की और कहा कि पुलिस लापरवाह बनी है। हालांकि इस मामले में तत्कालीन लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं जैसे ही PCC पहुंचा मुझे पता चला केदार भंडारी के माता पिता यहाँ बैठे हैं गांधी जी की मूर्ति के नीचे न्याय के लिए और पुलिस उनको तंग कर रही है, यहाँ से उठाने की कोशिश कर रही। तो मैं दौड़ा आया और मेरे साथ जितने लोग PCC में थे हम सब यहाँ आए और हम लोगों ने समर्थन देने की बात कही और पुलिस को कहा कि आप इतनी तत्परता अगर उसको ढूंढने में लगाते,
इतनी तत्परता अंकिता केस में लगाते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। आप चाहते कि मीडिया की नजर ना पड़े, पब्लिक की नजर ना पड़े उनके माँ बाप पे, क्यों केस को दबाना चाह रहे हो? कब तक आखिर अंकिता भंडारी, केदार जैसे लोग मरते रहेंगे? गांव से आने वाले लोगों की सुरक्षा नहीं है। इसमें कोई अवसर नहीं मिल रहा, सारे ये दबाने के चक्कर में दीपकपोती कर रहे हैं। इतने दिनों से सीएम से बात हुई आपकी? 3 महीने 2 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं। उधम सिंह नगर के किच्छा में कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बबलू का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कांग्रेस नगर अध्यक्ष के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बबलू को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और केक काटकर जन्मदिन की बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भूपेंद्र चौधरी कांग्रेस कमेटी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी में सम्मान मिल रहा है और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर आगामी चुनावों में कांग्रेस को मजबूत करने और विजय दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आज हमारे किच्छा के नगर अध्यक्ष जो बहुत ही हंसमुख, मिलनसार और ऊर्जावान बबलू चौधरी जी का जन्मदिन था और सारे कार्यकर्ता यहां उपस्थित थे और सब लोगों ने बड़े हर्षोल्लास से इनका जन्मदिन मनाया है। बबलू भाई साहब नगर अध्यक्ष हैं और इनके नगर अध्यक्ष रहते हुए हमेशा कांग्रेस ने एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का किच्छा में काम किया है, एक उपलब्धि हासिल करने का काम किया है। खबर लालकुआ से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बॉबी सम्मल का अनिश्चितकालीन धरना 7वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह नगर पंचायत में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार के खुलासे की मांग करने के लिए धरने पर बैठे हैं और जब तक वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं हो जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा परिसर में 15 लाख रुपए की लागत से जो शौचालय बनाया गया है उसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा स्वर्गीय माया बिष्ट के नाम पर जो द्वार का निर्माण किया गया है उसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण में जल्द ही मुख्यमंत्री से देहरादून जाकर मुलाकात करेंगे और पत्र देकर एसआईटी जांच की मांग करेंगे। आज 7वां दिन है मेरे धरने का और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जल्द ही मुलाकात करने वाला हूं इन सब विषयों में और भाजपा की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार पे नीचे का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मैं लगा हुआ हूं। खबर रुड़की से है, जहां कलर नगर पंचायत क्षेत्र में 4 सालों से वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 9 में जलभराव की जटिल समस्या बनी हुई थी, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। साथ ही जिसको लेकर कलियर नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली की सूझबूझ से पानी की निकासी की समस्या का समाधान किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली ने बताया कि यह समस्या लंबे समय से चली आ रही थी। आज किसानों से मिलकर पानी की निकासी का समाधान किया जा रहा है। जो हमारे किसान थे, जो कुछ जगह पे तो नाला दर्ज है कारसू में और कुछ जगहों पे ऐसा है जो किसानों की जमीन थी। किसानों को समझाया कि आपकी जमीन भी बहुत ज्यादा बेकार पड़ी है, कम से कम जितनी जमीन है वो सारी बेकार है। अगर 2-2, 4-4 फीट का 5-5 फीट का नाला बना दिया जाए तो आपकी जमीनें भी कामयाब हो जाएगी, उनमें फसल उगने लगेगी। और जो घर है, आबादी क्षेत्र है जिनके अंदर पानी भर रहा है तो उनके घरों का पानी भी निकल जाएगा। वार्ड नंबर 5 और 9 में समस्या बनी हुई थी, जिसको लेकर किसानों से बातचीत कर जो समस्या थी जलभराव की उसे निकासी के लिए बातचीत कर जल निकासी की गई।
चलिए इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर जिला सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया और साथ ही 50 पदों पर आयोजित किए गए रोजगार मेले में 100 से ज्यादा अभ्यर्थी रोजगार की तलाश में पहुंचे। 2 निजी क्षेत्र की कंपनियों ने मार्केटिंग और टेक्निकल पोस्ट के लिए कई अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लिए। साथ ही आपको बता दें कि रोजगार मेले के बाद कुछ अभ्यर्थी नौकरी की तलाश में और साथ ही साथ मिलने से खुश नजर आए और तो वहीं कुछ कम सैलरी होने के कारण असंतुष्ट दिखे। जिला सेवा योजना अधिकारी अनवा जैन ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन कराया जाता है। अभी स्काई स्पेस सेंटर है जो कंपनियां है, जो सर ने बताया भी था अभी ईशान सर ने, तो उन्होंने अभी बताया हम इंटरव्यू देने जाएंगे। अभी इसको तो रोजगार अब लगा है, हम देखेंगे, एक बार इंटरव्यू दिया है, देंगे जब पता चलेगा कि किस हिसाब से जॉब और किस हिसाब से पे हमें वो करेंगे कि हमारे क्या क्वालिफिकेशन है, बाकी तो उसी हिसाब से पता चलता। सर कंपनी तो आती है बट सर सैलरी अच्छी कोई कंपनी नहीं आ रही है उत्तराखंड में। सर रुड़की में मिली है जॉब सर, बट रुड़की में मुझे 9,000 रुपये सैलरी निकरेज करी है। उनको अगर काम अच्छा लगा आपका निकरेज करेंगे, बट 9,000 रुपये में क्या कुछ हो रहा है सर। यहाँ से करियर सेंटर ने इस रोजगार मेले का आयोजन किया है। इसमें 2 कंपनियों को बुला रखा है जिन्होंने मार्केटिंग और इलेक्ट्रिकल ITI के लिए आज रोजगार मेला किया है। लगभग इसमें 106 अभ्यर्थी जिले भर से आए हैं, तो उन्होंने पहले हमने उनको शॉर्टलिस्टेड किया है और वर्तमान में इसमें इंटरव्यू की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।